नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी लेखनी जितनी सुंदर होगी, मात्राएं और विराम चिन्ह ज़्यादा सही होंगे तो शिक्षक आपको अधिक अंक प्रदान करेगा। आइए अब हम हमारे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 9 का शीर्षक है रुबाइयाँ गज़ल। फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अ ब श द या 1 2 3 4 क्रमाक्षर में इनका उत्तर आपको दिया हुआ होता है, जिसमें से किसी एक क्रमाक्षर को चुनकर उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 1। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फिराक की रुबाइयों में भाषा का यह रूप हिंदी के किस कवि की समानता रखता है? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया है? इस कविता में चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया है? यहाँ पर आपका उत्तर है पुत्र के लिए। और ये आप सभी को और हमें पता है कि हर माता पिता के लिए उसका जो पुत्र होता है वो चांद के टुकड़े के समान होता है। इसलिए चांद का टुकड़ा वाक्य पुत्र के लिए आया है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, यह पद्यांश किसके लिए आत्मा है? किसके लिए आत्मा है? वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, यह पद्यांश माँ के लिए आत्मा है। अगला प्रश्न, देख आईने में चांद उतर आया है। देख आईने में चांद उतर आया है पंक्ति में माँ बच्चे को आईने में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। जब आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे और वो अधिक मचल जाता है, विलाप करता है, तो घरों में उसकी माताजी होती है, वो उसे बहलाने के लिए किसी पात्र में पानी डालकर उसे चांद का प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश करती है और उसे बहलाती है। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, क्योंकि किस लिए दिखाती है? बच्चा चांद लेने की जिद करता है। वो कहता है कि मैं तो उस चंद्रमा को ही लूँगा, इसलिए उसे उस बच्चे को बहलाने के लिए वह माता किसी पात्र में जल डालकर उसे चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, जिसे वह लेने की जिद करता है। अगला प्रश्न एक पंक्ति या एक शब्द के प्रश्नोत्तर से शुरू होता है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है?
उत्तर है रघुपति सहाय फिराक। दूसरा प्रश्न, फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। फिराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरों को किस परंपरा को तोड़ा था? फिराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरों की किस परंपरा को तोड़ा था? उर्दू शायरों में लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत ही कम मिलते हैं। फिराक गोरखपुरी ने इस परंपरा को तोड़ा और अपनी शायरियों में लोक जीवन और प्रकृति चित्रण को विशेष स्थान दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए यह वाक्य कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है, उपयुक्त वाक्य किसने कहे हैं? फिराक गोरखपुरी ने। फिराक की रुबाइयों में भाषा के किस रूप का अनूठा गठबंधन दिखाई देता है? लोक भाषा का। रुबाई क्या है? अगला प्रश्न है, रुबाई क्या है? रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक, काफिया मिलाया जाता है ताकि तथा तीसरी पंक्ति जो है वह स्वच्छंद होती है। अगला प्रश्न है, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है? पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं, वे वास्तव में दूसरों का अहित न करके स्वयं के असली रूप या स्वयं के बुरे विचारों को प्रकट कर रहे होते हैं। और ये भी बता दूं कि बुराई करने वाला कोई भी व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति का दुश्मन नहीं दोस्त होता है, क्योंकि उसके अंदर बुराइयों को ढूंढ करके उसे सुधरने का मौका देता है। अब आता है लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर, जो 3-4 पंक्तियों में लिखा जाता है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में झुलाती है। उपयुक्त पंक्ति से कवि का क्या आशय है? उपयुक्त पंक्ति में कवि फिराक गोरखपुरी माता का अपने बच्चों के प्रति संयोग वात्सल्य का सजीव चित्रण करते हैं। बच्चों को चांद के टुकड़े की उपमा देकर वात्सल्य को और अधिक बढ़ा दिया है। वात्सल्य का अर्थ है प्रेम। वह बच्चे को आंगन में खड़ी अपने हाथों पर झुला रही है। ऐसा लगता है कि आकाश का चांद उसके आंगन में उतर आया हो। काव्य पंक्तियों में वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। इस काव्य पंक्तियों में कवि ने अपनी किस्मत का दुर्भाग्यपूर्ण चित्रण किया है। कवि कह रहा है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कवि को अपने दुर्भाग्य पर रोना आता है। कवि अपने दुर्भाग्य पर सहानुभूतिपूर्ण आंसू बहा रहा है, अपने मन की भावना को व्यक्त करता है। फिराक गोरखपुरी की रुबाई और गजलों की शैलीगत विशेषताएं लिखिए। फिराक गोरखपुरी की रुबाई और गजलों
की शैलीगत विशेषता आपसे पूछी गई है। इसमें आपको बताना है कि फिराक गोरखपुरी ने अपने रुबाई और गज़लों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन को पिरोया है, उसको साथ जोड़ के चला है। अपनी गज़लों और रुबाइयों में सामान्य ग्रामीण बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग किया है। गोरखपुरी की भाषा में संवेदना और ठसक का मिला जुला स्वभाव या स्वरूप दिखाई देता है। साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण जैसा अलंकारों का प्रयोग भी अपनी गज़लों और रुबाइयों में किया है। परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए नवीन भाषा में नवीन विषयों को जोड़ा है। हिंदी और उर्दू का मिला जुला स्वरूप फिराक की रचनाओं में मिलता है। अगला प्रश्न है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, पंक्ति में कवि का क्या आशय है? कवि फिराक ने उपयुक्त काव्य पंक्ति में उसको शब्द कई अर्थों में लिखा है। उसको शब्द एक अर्थ में तो अपने प्रिय के प्रति बेतहाशा प्रेम को दर्शाता है। कवि कहता है कि स्वयं को खोकर और समर्पित करके ही हम प्रिय के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ कवि मनुष्य के आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने की ओर संकेत करता है। वह कहता है कि लक्ष्य भी उतना ही जल्दी प्राप्त होता है जितना आप लक्ष्य के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है, सब में सन्नाटे कुछ बोले है से कवि का क्या आशय है? सब में सन्नाटे कुछ बोले है से कवि का क्या आशय है? सब में सन्नाटे कुछ बोले है, यह कहकर कवि ने प्रकृति के जड़ पदार्थों को भी चेतन स्वरूप बना दिया है। कवि कहता है कि रात में अंधेरे की खामोशी भी मनुष्य को कुछ संदेश देती है। हमें उसको भी सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक जड़ पदार्थ भी हमारे लिए प्रेरणास्पद हो सकता है यदि हम उसकी तरफ ध्यान दें। तो कवि फिराक का कहने का उद्देश्य यह है कि हमें जड़ पदार्थों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम चेतना पदार्थों को देते हैं। फिर आता है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर जो बड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 1, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरफ चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। उपयुक्त काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। उत्तर का आरंभ होता है, रक्षाबंधन की सुबह चमकती राखी में आपको उत्तर के मुख्य रूप से 3-4 भागों में आपको उत्तर का हल लिखना है, जिसका प्रथम बिंदु है संदर्भ। उपयुक्त पद्यांश आधार हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी की रुबाई के अंतिम भाग से लिया गया है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। फिर है अगला बिंदु प्रसंग। उपयुक्त पद्यांश में सांस्कृतिक चित्रण करते हुए भाई बहन के उमंग और प्रसन्नता के त्यौहार रक्षाबंधन का चित्रण किया गया है। फिर उसकी व्याख्या में आपको विस्तार से बताना है फिराक गोरखपुरी अपनी इस रुबाई के अंश में भारतीय संस्कृति की जो सांस्कृतिक विरासत है, भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का चित्रण करते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रकृति से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि सुबह से ही हल्की हल्की बरसात हो रही है
और रस की पुतली अर्थात छोटी बहन, जिसकी बातें बड़ी ही रस भरी हैं। बहन बिजली की चमक जैसी राखी अपने भाई के बांधती है। ऐसा लगता है जैसे बहन ने भाई की कलाई पर बिजली के संपूर्ण उजाले को बांध दिया हो। वह प्रकाश जो भाई बहन के प्यार को अनंत काल तक प्रकाशित करेगा। फिर आता है विशेष। विशेष के अंदर आपको उसकी भाषा के बारे में बताना है, उसका अंदर व्याकरण से संबंधित कोई प्रयोग हुआ तो वो बताना है, और उसका जो चित्रण है वास्तविक वो भी दर्शाना है। इस पंक्तियों में पद्यांश की भाषा जो है वो सरल एवं सहज है। उपमा एवं मान्यकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है जो व्याकरण से संबंधित है, और पद्यांश में सांस्कृतिक चित्रण किया गया है। इस प्रकार हमारा ये अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 का 9वां अध्याय हल सहित आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप कहेंगे कि 9वां अध्याय से पहले 7वां और 8वां अध्याय का हल आपको नहीं मिला है, तो बता देना चाहूँगा कि आपके सिलेबस के अनुसार 7वां और 8वां अध्याय जो है उसकी प्रश्नोत्तरी शायद ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, इसलिए उसे हल नहीं किया गया है। आरोह गद्य खंड आरंभ होता है अध्याय 11 लेकर, जिसमें भक्तिन महादेवी वर्मा का यह अध्याय आपके सम्मुख है। लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या 1। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। महादेव वर्मा, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। महादेव वर्मा के इस कथन का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है आपसे। लेखिका जब भी किसी स्थान की यात्रा करने के लिए जाती है तो भक्तिन उसके साथ हो जाती है। भक्तिन से अर्थ है भक्ति भावना। किसी धार्मिक स्थल जैसे बद्री केदारनाथ की यात्रा में ऊंचे नीचे दुर्गम रास्तों में भी लेखिका की पद दर्शक बनकर चलती है। गांव में धूल भरे मार्गों पर लेखिका के साथ उसकी छाया बनकर चलती रहती थी, इसलिए भक्तिन लेखिका की एकांत की साथिन बनकर रह रही है। अगला प्रश्न, भक्तिन का दुर्भाग्य उसके लिए किस प्रकार चुनौती बन गया था। भक्तिन के पति की आकस्मिक असामाजिक मृत्यु तथा कुछ समय पश्चात उसके दामाद की मृत्यु ने भक्तिन को भीतर तक झकझोर दिया था, उसको कमजोर बना दिया था। कुछ निर्णय जो ग्राम की पंचायत ने लिए उसकी आशा के विरुद्ध उसे बना दिया, और जमींदार का लगान समय पर नहीं चुका पाने के कारण उसे अपमान का सामना भी करना पड़ा। इन समस्त कारणों से भक्ति का दुर्भाग्य उसके सामने चुनौती बन गया था।
अगला प्रश्न है, भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उसके चरित्र की क्या विशेषताएं थी? चारित्रिक भक्तिन की मुख्य चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से रही। वह स्वाभिमानी, कर्मठ और कर्तव्यपरायण नारी थी। ये उसके गुण थे। पति की असामयिक मृत्यु के बाद भी परिस्थितियों का सामना वो करती रही। धार्मिक आस्था के साथ अंधविश्वासों में भी यकीन उसने किया था। सेवक धर्म का पूर्ण वफादारी से पालन किया। ये भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, लेकिन ने ऐसा क्यों कहा? महादेवी वर्मा के जीवन में जैसे ही भक्तिन का प्रवेश हुआ, उसके मन में भक्ति भावना जागृत हुई। उसके अगले ही दिन भक्तिन ने स्नान करके धोती हुई धोती का जल के छींटों से पवित्र करके पहना। जो धुली हुई थी उस पर भी उसने पुनः पानी या जल के छींटों को लगाकर मानते हुए कि यह पवित्र हो गई, पहना। पीपल वृक्ष को जलाभिषेक करके नाक दबाकर 2 मिनट का जप किया। रसोई में कोयले की मोटी रेखा खींचकर छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई तो लेखिका ने समझ लिया था कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय स्पष्ट करते हुए उनका साहित्यिक लेखन में योगदान को प्रस्तुत कीजिए। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को बताना है और साहित्यिक लेखन में उसका जो योगदान रहा उसको प्रस्तुत करना है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य सेवा और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयोग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और साहित्य जगत में के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाते हुए इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इस प्रतिभा का सन 1987 में इलाहाबाद के अंदर निधन हो गया। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न जो बड़े आकार के होते हैं, जिनका उत्तर लगभग एक पृष्ठ या उससे भी ज़्यादा बन सकता है। ये आपको पूर्णतः तत्पर रहकर उत्तर लिखना होता है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मुख्य भावार्थ स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा के जो भक्तिन है उसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मुख्य भावार्थ आपको बताना है।
इसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस रचना में भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका प्रस्तुत किया गया है। महादेवी के जीवन में प्रवेश से पहले उसके कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें पराजित होकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इन सब घटनाओं का अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस रचना में हुआ है। महादेव जी के जीवन में भक्तिन एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई देती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण लेखिका व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज को इस रचना में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से ये जो अध्याय है वो उसके मुख्य प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनका हल आप तक पहुंचाया गया है। अध्याय 12वां शुरू होता है बाजार दर्शन, जिनको जनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है, भगत जी पर बाजार के जादू का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था? उत्तर है, भगत जी चूर्ण बनाने की सामग्री जब बाजार से लाने जाते थे, ये उनका काम था चूर्ण बनाना, तो वे सीधे ही एक पंसारी की दुकान पर पहुंच जाते थे। वहाँ से ज़रूरत के अनुसार चूर्ण बनाने के लिए जो सामग्री थी, काला नमक, जीरा आदि खरीदने के बाद चौक के बाजार का आकर्षण उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता था। इससे स्पष्ट है कि भगत जी अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए बाजार से अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध का मूल भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन जो निबंध है उसका मूल भावार्थ। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता को साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इस निबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसको जो चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकती है। अनचाही वस्तुओं को लालायित होकर नहीं खरीदना चाहिए। इस निबंध का ये मूल भाव है। अगला प्रश्न है, पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में लेखक के क्या विचार हैं? पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने मन में ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली बताया है।
पैसे की अधिकता होने के कारण मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को क्रय करता है, खरीद लेता है, जिससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। लोग अपनी परचेजिंग यानी खरीदारी पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अगला प्रश्न है, जनेंद्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी में प्रेमचंद के बाद जो बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद, उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। बड़े बड़े निबंध लिखे। परख, सुनीता और त्यागपत्र रचनाओं ने इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिखलाई। परख, सुनीता और त्यागपत्र ये इनकी रचनाएं हैं। कथाकार होने के साथ साथ जनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। अब आता है निबंधात्मक प्रश्न। बाजार के जादू से किस प्रकार बचा जा सकता है? बाजार दर्शन निबंध के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बताया है कि बाजार के जादू से बचने का सीधा उपाय यह है कि जब भी बाजार जाओ तो मन खाली मत रखो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना वो तो पानी पीकर जाना चाहिए, यानी बहुत तेज गर्मी में। पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यदि शरीर के अंदर पानी की मात्रा अधिक होगी तो उस व्यक्ति को लू से खतरा बहुत कम रहता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। इसलिए लेखक के मन को लक्ष्य से भरा, संतुष्टि व प्रसन्नता से भरा होने पर जोर दिया है। व्याख्यात्मक प्रश्न, बड़ी व्याख्या करनी होती है, विस्तार से आपको उत्तर देना होता है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उत्तर है बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग यानी खरीदारी पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। अब इन पंक्तियों का आपको सप्रसंग व्याख्या के अंदर उत्तर देना है। यह जो गद्यांश है इसका अब आपको पहले प्रसंग बनाना है। इस गद्यांश की पंक्तियों में से प्रस्तुत गद्यांश
किसने लिखा और किस रूप में लिखा वो बताना है। यह गद्यांश जिनेंद्र कुमार ने रचित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें लेखक ने ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग किया है जो धन का अनावश्यक उपयोग करके बाजार में कपट को बढ़ाते हैं। व्याख्या। लेखक बताते हैं कि बाजार का सार्थक उपयोग वही व्यक्ति करता है जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, उसे क्या खरीदना है, वह किस तरह पैसे का उपयोग करना है। लेकिन जो यह नहीं जानते हैं कि वे अपने पैसे के अभिमान से बाजार को बाजारूपन अर्थात व्यवहार का हल्कापन बढ़ाते हैं। इस प्रकार के बढ़ते कपट के कारण सद्भाव में कमी आने लगती है, जिसका परिणाम फलस्वरूप ऐसे बाजार से हम किसी तरह का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस गद्यांश में विशेष रूप से लेखक ने व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है और पैसे का अनुचित उपयोग होने से उसके परिणामों को दिखाया गया है। इस प्रकार से ये जो आपका गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या, बिंदु आधारित प्रसंग व्याख्या और विशेष बिंदु को सजाते हुए आपको प्रश्न का हल करना है, उत्तर देना है। अगला अध्याय है 13। काले मेघा पानी दे, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। काले मेघा, मेघा यानी बादल जो आसमान में छाते हैं, काले अक्षर होते हैं और उनसे धर्मवीर भारती जी कविता के अंदर जो बात कहता है उस पर आधारित ये प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 1। जीजी के प्रेम के कारण लेखक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई। यहाँ पर लेखक इंद्रसेना के आचरण, इंद्र जो है वो एक देवता है जिससे वर्षा का देव माना गया है, उसका जो सेना है उसके आचरण और धार्मिक परंपराओं के अंधविश्वास में बिल्कुल भी रुचि न होते हुए भी अपनी जीजी के प्रेम कारण मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। लेखक इन अंधविश्वासों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर मुश्किल थी कि जीजी का कोई पूजा विधान, त्यौहार, अनुष्ठान उसके बिना पूरा नहीं था। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किन तर्कों के आधार पर उचित ठहराता है। जीजी लेखक को बताती है कि देवता से कुछ मांगने से पहले उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है, तब वो बदले में हमें कुछ देता है। लेकिन किसान भी 30-40 मन गेहूं पाने के लिए 5-6 शेर गेहूं की बुआई करता है और मेंढक मंडली पर पानी नहीं डालेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देगा। ऐसी विचारधाराओं से ओतप्रोत जीजी लेखक से कहती है, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बाद नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाना है। अगला प्रश्न है,
गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कथन को स्पष्ट करें। धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे में एक प्रतीकात्मक कथन है जिसमें देश के भ्रष्टाचार की स्थिति को उजागर किया गया है। जनता के हितार्थ बनने वाली विभिन्न योजनाओं रूपी गगरी में छेद हो गए हैं भ्रष्टाचारी के कारण, जिससे उनका लाभ आम जनता को नहीं मिलता है। अतः इस कथन में समकालीन भ्रष्टाचार की स्थिति का वर्णन हुआ। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय दीजिए। सन 1927 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। भारतीय का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान धर्मवीर भारती जी का आता है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह रही है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं जो हैं वो बंद गली का आखिरी मकान कहानी है, गुनाहों का देवता उपन्यास, ठेले पर हिमालय निबंध है, ठंडा लोहा ये काव्य संग्रह है। ये भारती जी की रचनाएं हैं। निबंधात्मक प्रश्न, काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल अर्थ बताइए। प्रस्तुत संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए शिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। व्याख्यात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश है, देश की कितनी स्थिति होती है इस तरह से अंधविश्वासों से, कितना नुकसान होता है अंधविश्वास से। कौन कहता है उन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, दिखावा है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों की गुलाम हो गए थे, पिछड़ गए थे। इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के अंदर पहला बिंदु बनता है प्रसंग। प्रसंग में आपको बताना है कि किस लेखक ने किस शीर्षक के माध्यम से ये गद्यांश आपको दिया है।
प्रस्तुत गद्यांश लेखक धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे से रचित है। इसमें लेखक अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी के लिए व्यंग करता है। व्याख्या है इसकी, लेखक धर्म के नाम पर व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग करते हुए इनसे होने वाले नुकसान को दिखलाता है। इंद्र से पानी दिलवाने के नाम पर पानी मांगने वाली इस इंद्र सेना के बारे में लेखक कहते हैं कि ये लोगों से पानी मांगने के बजाय इंद्र भगवान से सीधे ही पानी क्यों नहीं मांगते। लेखक का आशय दान के प्रकार एवं उसके महत्व को इस प्रकार समझना रहा है कि मनुष्य के पास कम होते हुए भी अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए किया गया कार्य ही परमार्थ होता है। इन अंधविश्वासों का कारण ही रहा जो हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। विशेष रूप से गद्यांश की भाषा जो है वो सरल और सारगर्भित है और अंधविश्वासों का अनुसरण भारतीयों के पिछड़ने का कारण बहुत बड़ा रहा। ये इस गद्यांश में विशेष रूप से बताया गया है। इस प्रकार से कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी का ये एडिशन वीडियो आपके लिए, आपके हल के लिए तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इसे सुने, याद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाएं और अगला एडिशन वीडियो जल्द ही आपकी सेवा में हम लेकर आएंगे। नमस्कार।